Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to my channel. Today we will see first year Urdu, all the grammar portion which are included in the reduced syllabus for the examination of 2021. So let's start. नंबर 1 है हमारे पास मुहावरे की तारीफ बयान करें। जवाब, जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज हकीकी मायनों के बजाय मजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो तो वो मुहावरे कहलाते हैं। मसलन आंखें दिखाना या आंखों से गिराना। मुहावरा कवायद के हदूद में आता है और इसमें तब्दीलियाँ नहीं की जा सकती। सो इस तरह से अगर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में मुहावरे की तारीफ अगर आई तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास रोज़मर्रा की तारीफ बयान करें। रोज़मर्रा अहले ज़बान के बोलचाल का नाम है। रोज़मर्रा अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है और रोज़मर्रा कवायद की हदूद में आता है और इसमें तब्दीलियाँ अहले ज़बान के मुताबिक बोला जाता है, तब्दील किया जा सकता है। यानी ये अपनी मदद आपके चैप्टर से लिया गया है। मुहावरे और रोज़मर्रा में क्या फ़र्क है, ये सवाल आता है तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें या इसे कॉलम बना के जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाना है वैसे आप लिख लें या फिर आप पैराग्राफ बना लें, आपकी मर्ज़ी है। मुहावरे की डेफिनेशन ने दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हकीकी मायनों के बजाय गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। और रोज़मर्रा की डेफिनेशन है जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज अपनी हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो। और दूसरी हमारे पास इसका पॉइंट है मुहावरे में कवायद की हदूद में आता है और रोज़मर्रा कवायद की हदूद से बालातर होता है। तीसरा पॉइंट है मुहावरा तब्दील नहीं किया जा सकता और रोज़मर्रा तब्दील हो सकता है, यानी अहले ज़बान के मुताबिक बदला जा सकता है। सो ये थे हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ रोज़मर्रा एंड मुहावरे। सवाल नंबर 3, इमला और तलफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्ते पर रोशनी डालें। जवाब, इमला और तलफ़्फ़ुज़ में वही सूरत इख्तियार की जाए जो अहले ज़बान में रिवाज पा चुकी है। पहला पॉइंट के जो हमने वही सूरत अप्लाई करनी है जो अहले ज़बान में रिवाज पाती है, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू का लब्बो लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी, अंग्रेज़ी या कोई और ज़बान के हों। ताहम ये असूल कुरान मजीद और अहदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू नहीं, ये झूठे आदमी से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, इंशाइया की तारीफ बयान करें। इंशाइया एक शख्सी सिन्फ़े अदब है। इंशाइया निगार शगुफ्ता असलूब में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अपना सिफ़ाना ख़यालात का इज़हार करता है। आम मज़मून के बरक्स इंशाइया सादा और बेतकल्लुफ़ होता है। एक मग़रिबी नकात के मुताबिक इंशाइया निगार ज़हनी आज़ादी का नाम है। ये तालीम बालगाह से लिया गया है। सवाल नंबर 5, नज़म की तारीफ बयान करें। नज़म के लफ्ज़ी मायने हैं परोना, जैसे मोती लड़ी में परोए जाते हैं। अदब की रूह से अशार के मजमूए को नज़म कहते हैं। सेकंड पॉइंट, किसी एक ख़याल या मौजू के तहत लिखे गए अशार को नज़म कहते हैं। सवाल नंबर 6, पाबंद नज़म की तारीफ बयान करें। इस नज़म में वज़न के साथ साथ काफ़िया बसा औक़ात रदीफ़ की पाबंदी भी ज़रूरी है। नंबर 7, मुखम्मस की तारीफ बयान करें। जवाब, मुखम्मस इस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। इसके पहले 4 मिसरे हम काफ़िया होते हैं और 5वां मिसरा हर बंद में आता है और वो भी काफ़िया होता है। शहर आशोक से लिया गया है और इसकी मिसाल भी शहर आशोक ही हो सकती है, क्योंकि शहर आशोक में हमारे पास 5 बंद है, मुखम्मस है। हमारे पास सवाल नंबर 8, तशबीह की तारीफ लिखिए। मुश्तरका खूबी या खामी की बुनियाद पर किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा कहना तशबीह कहलाता है। जैसे हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये एग्जाम्पल हमने 9th क्लास की बुक से लिए। सवाल नंबर 9, कनाया की तारीफ बयान करें। लफ्ज़ी मायनी है छुपी हुई बात। जब लफ्ज़ों को हकीकी मायनों के बजाय गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल किया जाए
اور حقیقی اور غیر حقیقی معنوں میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہو، مگر یہ تعلق تشبیہ کا نہ ہو تو وہ کنایہ کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ بڑا تنگ دل ہے، اس میں تنگ دل گھٹیا اور کنجوس انسان کے لیے کنایہ ہے۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا ہے کسی نے خبر نہ دی، تو چولہا ٹھنڈا ہونا اس میں غربت کا کنایہ ہے۔ الور سحر سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سفر نامہ کی تعریف بیان کریں اور اس کے فنی لوازمات بیان کریں۔ وہ تحریر ہے جس میں سفر کرنے والا سفر کے دوران سفر کے اختتام پر اپنے مشاہدات، تاثرات، جذبات، تجربات کو تحریر کرے۔ مشاہدات، تاثرات، خیالات اور تجربات کو تحریر کرے، وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے فنی لوازمات یہ ہیں: سب سے پہلے تو سفر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں سفر کیا جائے اس کی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب و کلچر کے بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے۔ تاریخ، جغرافیہ، تہذیب اور کلچر کے بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے۔ نیز مصنف میں یہ صلاحیت ہونا ضروری ہے کہ وہ سفر کے واقعات کو ادبی انداز میں بیان کر سکے۔ یہ چیپٹر شیراز والے چیپٹر سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ صنعت میراث النظیر ہے، یہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ میراث النظیر میں آپ کو تعریف پڑھا چکی ہوں، آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے، ایگزامپل دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ پھر نمبر 4 ہے، نعت میں جن اصناف سکون کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تعریف لکھیں۔ نعت کی سب سے پہلے ڈیفینیشن ہمارے پاس دی گئی ہے، پھر شعر، پھر قطعہ۔ نعت نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور شعر ایسے دو مصرعے جو وزن اور ایک بحر میں ہوں اور جو ایک ہی موضوع پر لکھے جائیں، شعر کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس قطعہ کی تعریف ہے، ایسی نظم ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ شعر ہوں۔ قطعہ میں بھی ایک ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ قصیدہ ایسی مسلسل نظم میں دو مصرعے ہوں اور باقی اشعار ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں، تعداد کم از کم 5 ہوتی ہے۔ پھر نیکسٹ سوال نمبر 5 ہمارے پاس مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں کسی کی موت یا شہادت پر دکھ کا اظہار کیا جائے۔ اب یہ شہدائے کربلا کے لیے ہو چکی ہے۔ آج کل جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں شہدائے کربلا کی بہاریں اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ سوال در مراد سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس صنعت حسن تعلیل، اس کی ڈیفینیشن میں کروا چکی ہوں، آپ دیکھ لیجیے اسکرین پہ، اور یہ بھی در مراد سے لیا گیا ہے۔ پھر سوال نمبر 7، مخمص کی تعریف بیان کریں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں وہ مخمص کہلاتی ہے۔ یہ نظم یہ سرکے سے لیا گیا ہے۔ صنعت تعظیم کی ڈیفینیشن کر چکے ہیں ہم، اور صنعت تضاد کی ڈیفینیشن بھی کر چکے ہیں، اور یہ اخلاص سے لیا گیا ہے اور یہ سرکے سے لیا گیا ہے، تو آپ ان کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں۔